नमस्कार छात्रों। पाठ का नाम है ठेस फणीश्वर नाथ रेणु। भाग तीसरा, पृष्ठ क्रमांक 45 पर देखिए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो। चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। यानी कि पिछले भाग में हमने देखा कि सिरचन ने किस प्रकार चाची को गम कौवा जर्दा मांगा था। तो इस पर चाची भड़क गई, जली भुनी हो गई, गुस्से से वह लाल हो गई और गुस्सा उतारने का वह मौका ही ढूंढ रही थी। वो झनकती हुई ही बोली कि तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो। चटोर कही के यानी कि इस प्रकार लालची चटोर, जब भी कहा स्वादिष्ट भोजन चाहते हो, ऐसे व्यक्ति हो जिससे लेखक का कलेजा धड़क उठा। यानी कि हो गया सत्यानाश सारे काम का। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। यानी कि सिरचन को भी यह बात बुरी लगी। वह चुपचाप उस पान के बीड़े को घुलाता रहा मुंह में और अचानक उठकर पिछवाड़े जाकर वह थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। यानी कि आते ही उसने हंसिया, चूरी, जो भी अपना सामान है सारा समेट लिया, अपने झोले में रख लिया और इस चीख की ओर देखता हुआ, एक निगाह डालती हुई, हनहनाता मतलब पुटपुटाता हुआ, गुस्से से कुछ बोलता हुआ बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेरे मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब क्या करे। सिरचन जो चला गया, अधूरी चीख रख कर चला गया, जिससे उस चीख पर सातों तारे मंद पड़ गए ऐसे दिखाई दे रहे थे। उसका सौंदर्य उदास सा दिखाई दे रहा था। माँ ने मानू को समझा दिया कि बेटी निराश मत हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मेले से हम खरीद कर नई चीज़ें भेज देंगे। मतलब यह देखिए छात्रों, उस ज़माने में गांव-गांव में ऐसे कारीगर रहते थे जो इस प्रकार की तीलियों के माध्यम से तरह तरह की चीज़ों को बनाया करते थे। देखिए थोड़ा सा कैसी कैसी चीज़ें बनाई जाती थी। भेज देंगे। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। यानी कि लेखक सिरचन को समझाने के लिए उसके घर चले गए। वहाँ पर उस झोपड़ी में एक फटी हुई शीतल पाटी पर, मतलब एक चटाई पर वह लेटा हुआ था। जैसे ही लेखक को उसने देखा, उसने कहा, बबुआ जी, मैं कान पकड़ता हूँ, लेकिन अब मैं आपके घर नहीं आने वाला। केवल मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनने वाला है उसे। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी,
मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। यानी कि अपनी बीवी को गालियाँ देता हुआ यह सिरचन बड़बड़ा रहा है, क्योंकि अब बीवी बच्चे कुछ नहीं रहे हैं। मानो अपनी बीवी की वजह से ही यह सारा उसकी आज ये दुर्दशा बन गई है, और उसकी बीवी ने ही बुनी हुई शीतल पाटी पर वो लेटा हुआ है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, यानी कि उसने कसम खाई लेखक के सामने, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। यानी कि शीतल पाटी की कसम खाकर सिरचन ने लेखक से कहा कि अब मैं यह काम नहीं करूँगा, क्योंकि आज तक गांव में तुम्हारी हवेली में ही मेरी कदर होती थी, इज्जत होती थी, और अब क्या रह गया है। यानी कि इस प्रकार जब सिरचन ने इनकार कर दिया तो लेखक चुपचाप घर वापस लौट आए। लेखक ने आते आते सोचा कि क्यों न सिरचन स्वाभिमानी है, एक सच्चा कलाकार है, और आज इस कलाकार के दिल को ठेस पहुंची है, वह नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। यानी कि बड़ी भाभी ने अधूरी चिक जो थी उसमें कुछ झालर वगैरह बुन दी, और मानू को खिंचाने के लिए कहा कि देखो कितना अच्छा लगता है। यानी कि लेकिन मानू चुपचाप ये सारा सुन रही है, वह उदास जो है। अब मानू को ससुराल पहुंचाने की जिम्मेदारी लेखक पर ही है। लेखक जा रहे हैं। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सूर में सूर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर। यानी कि स्टेशन पर मानू दीदी के लिए जो कुछ सामान था, उस सामान में लेखक ने देखा कि जो अधूरी चीख थी उसे मोड़कर मानू अपने साथ ले जा रही थी। लेखक मन ही मन सिरचन पर अब बहुत गुस्सा हुए। मानो उन्हें ऐसा लगा कि चाची के समान मुझे इस सिरचन को कोसना बहुत ज़रूरी है। लगता है सचमुच कहा जाता है कि वो कामचोर है, चटोर है। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। इतने में प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ गई। लेखक सामान चढ़ाकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था या कर रहे थे। इतने में प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर उनकी नज़र पड़ी। जोर से सिरचन चिल्ला रहा था, बबुआ जी रुको, बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। यानी कि लेखक सिरचन से गुस्सा थे, इसलिए लेखक ने गुस्से में ही कहा कि क्या है, और खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में, मतलब झुंझलाहट भरे स्वर में खींचते हुए सिरचन से कहा। सिरचन ने कहा कि सिरचन ने अपने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर उसमें से कुछ चीज़ें बाहर निकाली और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा कि मैं मानू दीदी से मिलना चाहता हूँ, एक बार उसे देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। लेखक ने दरवाज़ा खोला। मानू ने सिरचन दादा इतना ही कहा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी,
चीख और एक जोड़ी आसनी कुश की गाड़ी चल पड़ी। यानी कि सिरचन ने जो कुछ चीज़ें मानू को आवश्यक थी वो सारी चीज़ें अपने घर में बना ली थी और जाते समय ये सारी चीज़ें लेकर सिरचन उस प्लेटफॉर्म पर आया था। शीतल पाटी है, चिक है, इतना ही नहीं एक जोड़ी आसनी कुश की भी है। आसनी कुश मतलब बैठक, बैठने के लिए बांस की तीलियों से बनाए गए जो बैठक होती है या छोटी छोटी चटाइयाँ जिसे हम कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसने मानू दीदी को सौंप दी। इतने में गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। जैसा तय हुआ था कि इस सिरचन को मोहर छाप वाली धोती देनी थी। मानू ने अब धोती तो है नहीं, इसलिए उसका दाम जितना भी हो ऐसे कुछ रुपए वह सिरचन को देना चाहती है, लेकिन सिरचन ने रुपए नहीं लिए। अपने जीप को दांतों तले काटकर दोनों हाथ उसने जोड़ दिए और मानू दीदी को नमस्ते कर दिया। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मानू इस घटना से फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि सिरचन मानू को नहीं भूले। उन्होंने ढेर सारी चीज़ें बनवाई थी। लेखक ने उस बंडल को खोलकर देखा तो लेखक को अचरज हो रहा था, ताज्जुब हो रहा था। जिंदगी में पहली बार ऐसी कारीगरी लेखक देख रहे थे। इतनी बारीकी, इतनी रंगीन सुतलियों को, फंदों को ऐसा जाल बुनाया गया था कि जिसे देखकर देखने वाला दंग रह जाता था। लेखक भी अपने जीवन में पहली बार ही ऐसी कारीगरी देख रहे थे। मानो अंत में लेखक ने इस सिरचन को सलाम ही किया हो। तो धन्यवाद छात्रों।